नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मित्तल। सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी का दौर है और कोरोना महामारी के दौरान हिमाचल की क्या स्थिति है, आपदा प्रबंधन की क्या स्थिति है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ओंकार शर्मा जी, प्रधान सचिव हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में और आपदा प्रबंधन ये देखते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग इनके पास है, ट्रेवल इनके पास है। अगर हम वंदे भारत की बात करें तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें नजर आई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओंकार जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन एक बहुत ऐसा विभाग आपके पास था जिसका कोरोना महामारी के कारण बहुत भूमिका रही। कैसी भूमिका थी आपदा प्रबंधन की? देखिए कि ये जो कोरोना की महामारी पेंडेमिक जो शुरू हुआ है, इसको संभालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा एक्ट है उसको इन्वोक किया गया। 2005 का एक्ट है और जितना भी ये कार्यक्रम चला है, किसी की लोगों की मूवमेंट की बात आती है, लॉकडाउन करना है, हमारे 3 लॉकडाउन हुए, अब चौथा 1 सितंबर से आज से जो है अनलॉक 4 शुरू हुआ है। तो ये जितना भी कार्यक्रम है इस एक्ट के अंतर्गत चला है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत चला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा पेंडेमिक जो है इस एक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है और इसी के तहत ही जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमारे ऑर्डर्स इशू हुए हैं उसी के तहत इस महामारी को कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ, अनलॉक 4 की बात करें तो क्या अलग है पिछले, अगर हम अनलॉक 3 से बात करें अनलॉक 4 की, तो क्या रह गया है जो अभी खुलना बाकी है? अभी भी जो लार्ज गैदरिंग है जिसमें कि हमारी सोशल फंक्शंस आते हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस आते हैं, रिलीजियस फंक्शंस आते हैं, उसमें अभी भी बैन है। और उसमें एक लिमिट है कि जैसे हमारा कोई जैसे कहते हैं कि कोई किसी के डेथ हो जाती है, क्रीमेशन ग्राउंड पे कितने लोग जा सकते हैं, विवाह शादियों को हम रोक नहीं सकते हैं, उसके लिए भी एक सीलिंग लगी हुई है। तो अनलॉक 4 में जो है अब ये कहा गया है कि 21 सितंबर के बाद जो है इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन आएगी कि जैसे कि अब किसी भी सोशल गैदरिंग में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन 21 सितंबर के बाद ये संख्या बढ़ के 100 हो जाएगी। और वैसे अनलॉक 3 में हमारे जो है जिम जो है वो खोल दिए गए थे, लेकिन अभी भी अनलॉक 4 में भी जितनी भी हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो है कोचिंग सेंटर्स हैं, ये अभी भी जो है सितंबर 30 तक जो है बंद रहेंगे। हालांकि ये ज़रूर कहा गया है कि 21 सितंबर के बाद जो है कुछ जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स वे हैं उनको जो है 50% के साथ जो है अगर आवश्यकता हो तो वो आ सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात जो है केंद्र सरकार ने की, आज अगर हम बात करें तो आज जेईई मेंस का एग्जाम था। आपदा प्रबंधन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी है और खास करके कोरोना महामारी के दौरान लोगों के मन में ये संशय था कि किस तरह से ये एग्जाम्स होंगे। आपदा प्रबंधन की ओर से क्या एडवाइजरी जारी की गई खास करके शिक्षा विभाग को कि किस तरह से एग्जाम्स करवाए जाए? देखिए, ये जितने भी अब नए जेईई के एग्ज़ाम आज से शुरू हुए हैं, 1 हफ्ता लगभग ये चलेंगे, उसके बाद एनडीए का एग्ज़ाम है, उसके बाद नीट का भी एग्ज़ाम होगा। तो जो भी एडवाइजरी एमएचए ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को दी है उसी के तहत इस एग्ज़ाम को कराया जा रहा है। हर एक जो भी एडमिट कार्ड में उनके साथ उनको एक बच्चों को एक परफॉर्मा दिया जा रहा है जिसमें कि अपनी सिम्टम्स के बारे में उनको कहना होगा, उनके अपने पेरेंट्स से उनके बारे में सर्टिफिकेशन जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, सैनिटाइजेशन की बात की जाती है और उनको जो है ये नॉर्मल एग्ज़ाम से हटके है, लगभग 1.5 से 2 घंटा जो है पहले स्टूडेंट्स को अब जो सेंटर पर पहुँचना है और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद उस एरिया को पूरा सैनिटाइज किया जाएगा अगले एग्ज़ाम के लिए। तो क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम ना करवाएं तो लगभग एक 0 ईयर के तरफ ये सेशन जा रहा था। ये करवाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने अपनी +2 की है, जो जेईई में जाना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, ताकि इस एग्ज़ाम के बाद उनका जो है जो शिक्षा सत्र है वो शुरू हो सके। इसके लिए प्रिकॉशन के तहत जो एडवाइजरी दी गई तो उसके तहत इस एग्ज़ाम को करवाया जा रहा है। बिल्कुल, भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों के ये जो है एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं। खास करके हमने देखा था कि बच्चे जो थे बहुत परेशान थे कि उनका क्या होगा, साल वेस्ट होने की भी बात आ रही थी। इसके लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है कि वो इस एग्ज़ाम को करवा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्च से लेकर अब तक बहुत महीने हो गए हैं और आपदा प्रबंधन ने इसमें बहुत अच्छा काम भी किया है। आप कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आपदा प्रबंधन ने
क्या किया, क्या हटकर किया जिसके लिए हिमाचल की पूरे देश में तारीफ हुई? देखिए, पहले तो ये चला कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने आह्वान किया कि हम लोगों को जनता कर्फ्यू करना है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमारा लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 चला था। उसके बाद जब पता चल गया कि लॉकडाउन 2 शुरू हो गया है, 3 शुरू हो गया है, तो उसके बाद में ये चला कि ये महामारी जो है लंबे समय तक चलने वाली है और इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद हो गई थी। तो 20 अप्रैल के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि मनरेगा के कार्य और हमारे जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं वो शुरू हो जाने थे। लेकिन स्थितियां शुरू में जो अगर बात की जाए तो सबसे पहली बड़ी चैलेंज हमारे लिए ये थी कि किस प्रकार से जब सब कुछ ही लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, कि एसेंशियल कमोडिटी किस प्रकार से लोगों को पहुंचाई जाए, ये सबसे बहुत बड़ी चैलेंज थी। तो हम लोगों ने इसमें, क्योंकि गाड़ियां नहीं चलती थी, किस प्रकार से गाड़ियों को, कुछ गाड़ियों को एसेंशियल कमोडिटी की गाड़ियों को चलने दिया गया, लोगों को दूध, ब्रेड, सब्जी ये पहुंचाना एक बहुत बड़ा कार्य था। उसके साथ साथ जो है लोगों को मेडिसिन पहुंचाना बहुत बड़ा कार्य था और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल ड्रग्स भी लोगों की थी जो कि जैसे हिमाचल में, शिमला में नहीं मिलती थी। तो हम लोगों ने किस प्रकार से ड्रग डीलर्स के साथ बात करके, फार्मासिस्ट के साथ बात करके, जो कोई मेडिसिन जो थी या तो चंडीगढ़ में या दिल्ली में मिलती थी, कुरियर के थ्रू मंगवा करके और किस प्रकार से लोगों को पहुंचाना, ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद दूसरी चैलेंज ये थी कि जब से श्रमिक ट्रेन जो है वो शुरू हुई पूरे भारतवर्ष में, तो ये कहा गया कि हिमाचल के बहुत सारे लोग जो थे वो हिमाचल में वापस आना चाहते थे, क्योंकि ऐसा एक समय आया था कि लोगों को लगता था कि पता नहीं अब हमें, जो ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं कि जिन लोगों ने, कि उनकी 2-2 पुश्तों से जिन्होंने कभी हिमाचल का मुंह नहीं देखा था, वैसे लोग भी हिमाचल में आना चाहते थे। तो उनको कैसे लाना, ये बहुत बड़ी चैलेंज थी। मुझे इसके लिए स्टेट नोडल अधिकारी बनाया गया, हमारे साथ 15-16 अधिकारियों की टीम आई। तो हमने सोचा कि स्टार्ट कहाँ से करें, लोगों तक पहुँचें कैसे। तो हमने एक पोर्टल का जो है उसको डिज़ाइन किया, उसमें लोगों को आह्वान किया गया कि वो उनको उसमें रजिस्टर करें, जो हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं उनके उसके पूरी डिटेल ली गई। फिर हमने सोचा कि ऐसे लोग होंगे जो कि हिमाचल से बाहर अब दूसरे प्रदेशों में भी जाना चाहते होंगे, उनके लिए भी हमने व्यवस्था की। और सबसे बड़ा चैलेंज वही थी कि श्रमिक ट्रेन में किस प्रकार से लोगों को यहाँ पहुँचाना। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दूँ, बेंगलोर की बात कर लें कि हमारी सबसे पहली ट्रेन जो थी बेंगलोर से चली थी। तो बेंगलोर के 500, 600 किलोमीटर दूर हमारे जो हिमाचली बैठे थे, क्योंकि हमें 10 से 15 घंटे मिलते थे कि ट्रेन इतनी तारीख को इतने बजे चलेगी। तो उस 10 घंटे में उनको 5-6 घंटे से मान लो कि नॉर्थ कर्नाटका में उसको बेंगलोर तक पहुंचाना है। हर एक राज्य में, हर एक जिले में, अब तो राज्य की बात आती है, हर एक जिले में भी परमिट लेना पड़ता था, उनको परमिट यहाँ बैठे बैठे दिलाना, उनको पहुंचाना, ये बहुत बड़ी चैलेंज थी। लेकिन जब ट्रेनें, श्रमिक ट्रेनें जब ऊना में आती, लोग पहुंचते थे, जब अपनी धरती को चूमते थे, तो वो अलग प्रकार का एक्सपीरियंस था। तो और इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग बसों के माध्यम से, ट्रेन के, श्रमिक ट्रेन के माध्यम से, अन्य हवाई जहाज के माध्यम से लगभग 2.5 लाख हिमाचलियों को हमने हिमाचल प्रदेश में लाया और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अन्य प्रदेशों में भेजा। मुझे याद है ओंकार जी, जब ये बात चल रही थी कि हिमाचल के लोग आना चाहते हैं और कोई व्यवस्था नहीं थी, तो सोशल मीडिया में आपका नाम बहुत ज़्यादा चला था कि ओंकार जी को बनाया जाए, ट्रेवल का अगर जिम्मेदारी दी जाए तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जी, पहले तो ये लगा कि हम नाम तो दे दिया कि स्टेट नोडल अधिकारी बना दिया, लेकिन शुरुआत कैसे करनी जी। तो मुझे, जैसे आपके में हम पहले चर्चा कर रहे थे इस शो से पहले, इसी प्रकार से 2000 में एक सतलुज में फ्लड आया था, जिसमें कि सतलुज का लेवल लगभग 50 से 60 फीट ऊपर बढ़ गया था और जितने भी हमारे नेशनल हाईवे के ब्रिजेस थे, रोड भी बह गए थे। और उसमें भी मैंने वॉलंटियर करके डीसी किन्नौर में लगा था, क्योंकि उससे पहले मेरे लाहौल स्पीति के मेरे ऑर्डर थे। वहाँ भी समझ नहीं आया था कि किस प्रकार से शुरू करें, क्योंकि विधानसभा में ये कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था कि लगभग 4 वर्ष लगेंगे किन्नौर को जो है जीपेबल बनाने के लिए। हमने वो कार्य भी 6 महीने में बस चला के दिखा दी थी। तो ये विश्वास था कि कहाँ से शुरुआत करनी है, कि हमने कहा कि जैसे किन्नौर का जो 2000 में करके दिखाया था, तो अभी इसमें भी हम लोगों ने एक टीम के साथ कार्य किया और उसके बाद हम लोगों ने सभी लोगों को यहाँ पे लेके आए। वंदे भारत की बात करेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश के बाहर पढ़ते थे, बहुत सारे लोग वापस आना चाहते थे, बहुत सालों से नहीं आए हुए थे। आपने किस तरह से शुरुआत की, किस तरह से उनका पता लगाया और किस तरह से उनको वापस लेकर आए? इसमें हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये
भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशानुसार ये निर्णय लिया कि भारत के जो भी लोग अन्य देशों में बसते हैं उनको भारतवर्ष में लाना है जी। उसमें जब हमसे भी पूछा गया हिमाचल प्रदेश के कि अगर आप अपने लोगों को लाना चाहते हैं तो कंसर्न स्टेट को जो है उसके लिए आपने एनओसी देना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि हम लेने को तैयार हैं जी। तो शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि हर एक एम्बेसी को, हर एक जो भी हमारा हाई कमीशन था उसको अलग अलग से हमने देना चाहिए कि जैसे शुरुआत करें तो अमेरिका से और इंग्लैंड, लंदन, जो यूके से ये रिक्वेस्ट आए कि हमारे नागरिक वहाँ फंसे, वो आना चाहते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि हम एक एक करके कितनी कंट्रीज़ को इस तरह से कहेंगे कि भाई आप आ सकते हैं। फिर हमने जो है ब्लैंकेट एक एनओसी एक तरह से हमने ये दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को कि हिमाचल प्रदेश के जो भी नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, अगर वो हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है। जब हमने ये दे दिया तो उसके बाद जो है वो अंडरटेकिंग कंसर्न आदमी से लेते थे और उसके बाद जो है वो फ्लाइट्स जो आती थी उसके माध्यम से लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी, उसको जो है हर एक फ्लाइट में जब भी कोई व्यक्ति आता था उसको पहले हम दिल्ली में उनको रिसीव करते थे, उनको फिर पहले वहाँ पे क्वारंटीन किया जाता था, फिर उनका नेगेटिव कोविड जब टेस्ट आता था उसके बाद ही उनको कंसर्न जिले में ला करके फिर वहाँ पे होम क्वारंटीन किया जाता था जी। तो मैं अभी तक बताना चाहता हूं कि पिछले कल तक अभी तक हिमाचल प्रदेश के लगभग 3500 के आसपास जो लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 3500 के ऐसे नहीं कि फ्लाइट भर भर के लाए हैं जी जी। ये जो 3500 लोग आए हैं ये लगभग हमारी 900 फ्लाइट में आए हैं। तो 900 फ्लाइट को हमने 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अमृतसर में हमारी टीमें वहाँ पे तैनात हैं। कोई फ्लाइट रात के 2 बजे आती है, कोई 1 बजे आती है, कोई सुबह के 4 बजे आती है, दिन में आती है। उन हर एक व्यक्ति को, किसी फ्लाइट में 1 व्यक्ति आता है, किसी में 2 आते हैं, उन हर एक व्यक्ति को हमारे लोग वहाँ पे रिसीव करते हैं और उसके बाद मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने के बाद कंसर्न जिले में भेजा जाता है। फिर उनको वहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखा जाता है, उसके टेस्ट होने के बाद ही घर जाने दिया जाता है। और अभी तक जो है ये जो मैंने बताया आपको 3500 लोग आ चुके हैं। ये 92 जो हमारे जो शहर हैं पूरे विश्व के और लगभग 68 कंट्री के 92 शहरों से ये लोग अभी तक आए हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये रही कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं जो यूक्रेन और उसमें जो है फारी जो सेंट्रल एशिया था उसमें हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग करने जाते हैं, उन लोगों की जो फ्लाइट थी, क्योंकि वो साइजेबल नंबर में आए थे, उन लोगों की फ़्लाइट दिल्ली के लिए शेड्यूल थी। तो हम लोगों के रिक्वेस्ट के बाद जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन लोगों ने उनकी फ़्लाइट को चंडीगढ़ उतारा ताकि हम उन लोगों का आराम से वहाँ पे जो है रिसीव करके उनको घर पहुँचाया। यकीन मानिए बहुत सारे हमें फ़ोन आते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे इस तरह के वीडियो भी बनाए हैं कि जब उनका कोई भी व्यक्ति जो है लैटिन अमेरिका से या क्या नाम न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या फार ईस्ट से जब घर आता है तो घर वालों की खुशी देखते ही बनती है। तो ये लगता है कि मुझे एक नंबर भले आपको कम दिखते हो लेकिन उसको लाने में एक बहुत बड़ा जो है एक प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और हमारे बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया जी। आप यहाँ आए हैं और हम आपसे ये ना पूछें कि अनलॉक में अब घर आना हो तो क्या करना होगा, तो ये सही नहीं लगेगा। हम दर्शकों को चाहेंगे कि आप बताएं कि अगर किसी ने आना है तो अब क्या नियम है। देखिए, हिमाचल प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक इस कोरोना महामारी को निपटने में सबसे बेहतर कार्य किया है, उसका जीता जाता जो सबूत है वो ये है कि अभी तक हमारे लगभग 6116 एक्टिव केस हुए हैं। उसमें से टोटल इतने हमारे केसेस हुए हैं जिसमें से लगभग 1563 जो हैं वो एक्टिव केस हैं। और इसमें जो है अभी तक जो है लगभग 4500 के आसपास जो हमारे केस जो है वो ठीक हो चुके हैं। जो हमारा रिकवरी रेट है वो 75% के आसपास है और डेथ लगभग 37 डेथ हुई है। ये भारत देश के अन्य राज्यों के तुलना में बहुत ही अच्छा है। हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वन ऑफ द बेस्ट है। इसका कारण ये हुआ कि हम लोगों ने जो भी व्यक्ति बाहर से आया है उन हमारी जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन की व्यवस्था, हमारी होम क्वारंटीन की व्यवस्था, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो चाहे वो मेडिकल के लोग हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिक्स हों या हमारे रेवेन्यू के पुलिस के अधिकारी, जितने भी लोग हैं बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति अभी तक जो भी आया, हमारी जितनी भी श्रमिक ट्रेनें भी आई थी, जितने भी बाई एयर भी लोग आ रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति का उसका स्क्रीनिंग करते हैं,
कहाँ से आ रहा है। हम लोगों ने अभी तक लगभग 20 सिटीज़ को एक हाई लोड कोविड सिटी के नाम से चिन्हित किया है। अगर वहाँ से कोई व्यक्ति आता है तो हम उनको जो है मैंडेटरली जो है वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में भेजते हैं ताकि वो कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो सके। इसके लिए अब आप अगर मुझे मालूम है कि आपका अगला प्रश्न होगा कि ये रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। हालांकि जो MHA की गाइडलाइन ये कहती है कि इंटर स्टेट किसी भी प्रकार की मूवमेंट के लिए ना तो आप किसी पास की अवस्था होनी चाहिए, ना किसी भी प्रकार की परमिट की अवस्था होगी। हम लोगों ने उसका सख्त पालन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का परमिट या पास हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल मात्र रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ आना चाहता है उसकी रजिस्ट्रेशन हम अनिवार्य कर रहे हैं ताकि हम उसको, अगर वो कम्युनिटी में जाता है, अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसको कॉन्टैक्ट किस तरह से ट्रेस किया जा सके। और हमें मालूम होना चाहिए कि वो हाई लोड कोविड सिटी से आ रहा है या अन्य से आ रहा है, उसको क्या इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में भेजना, होम क्वारंटीन में, इसके लिए हम उनसे लगा रहे हैं। तो ये एक तरह से तो ये रजिस्ट्रेशन किया है ताकि कम्युनिटी स्प्रेड से और उस व्यक्ति के भी हित में है कि हम उसको संक्रमण से बचा सकें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको, अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आता है तो बॉर्डर में केवल मात्र स्कैनिंग से, QR कोड से ही वो चुपचाप से अंदर आ सकता है। अन्यथा अगर वो कोई बिना उसके भी आता है, अगर मान लो रजिस्ट्रेशन करवाए भी ना आता है तो मैन्युअली रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, क्योंकि लोग बहुत आते हैं, मैन्युअली करने में समय लगता है। तो उनके हित में होगा कि अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा के आए तो जल्दी निकल जाएंगे, अन्यथा उनको जो है मैन्युअली वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। यही है। जैसे अगर कोई रजिस्टर कराता है तो क्या एक्नॉलेजमेंट आना ज़रूरी है? एक्नॉलेजमेंट की बात जहाँ तक आती है वो इसलिए होती है, या तो उस व्यक्ति ने अपना जहाँ से कहाँ से चल रहा है वहाँ का पूरा हमें वो डिटेल नहीं दी होती है, कोई मैंडेटरी फील्ड है या कहाँ जाना उसके बारे में नहीं दी होती है। इसलिए जब तक वो डिटेल या उनका आधार नंबर जो है वो करेक्ट नहीं है या उसका मोबाइल नंबर नहीं दिया है, ये कुछ एक 5-6 फील्ड है, अगर ये ना हो तो वो रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग होती है। जैसे ही वो सारी भर देता है तो उसके बाद उसकी अप्रूव हो जाती है और वो आ सकता है। हमने ये एक और भी किया है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो टूरिस्ट हो या कोई भी व्यक्ति हिमाचल का रहने वाला हो या बाहर का, जो भी हिमाचल प्रदेश में आना चाहता है, 96 आवर्स बिफोर, पिछले 96 घंटे के भीतर में अगर वो कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेके आता है तो उनको किसी भी प्रकार की क्वारंटीन की अवस्था नहीं है। वो फ्री आकर के हिमाचल प्रदेश में अपने परिजनों से मिल सकता है। अगर टूरिस्ट है तो पूरे विदर्भ घूम सकता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन कराता है और एक्नॉलेजमेंट ना आए, हालांकि पहले बात हो रही थी कि 24 घंटे में आपकी एक्नॉलेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्या वो व्यवस्था शुरू हो पाई? देखिए, ये जो व्यवस्था है अभी तक जो टूरिस्ट के लिए जो है डीम्ड अप्रूवल की जो बात आती है वो टूरिस्ट की है। वो इसलिए की है कि पहले जो आपको मालूम होगा कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने SOP जारी किया था उसमें ये कहा गया था कि मिनिमम हिमाचल प्रदेश में 5 रातों के लिए आपको जो है बुकिंग करवा के आना है, वो भी एक ही जगह में। फिर हमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आए, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि 5 दिन बहुत हैं, बहुत सारे लोग जो है वो 2 दिन के लिए आते हैं, तो उसको घटा करके 2 दिन किया गया। क्योंकि टूरिस्ट जो है वो मान लो 5 व्यक्ति आ रहे हैं तो वो एक तो जो है कोविड कराने में इतना खर्चा, उनका टेस्ट कराने में खर्चा होता है, उसने मान लो 5 व्यक्ति आ रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये उसने टेस्ट करवाने में करवाया है। उसने होटल की बुकिंग में 20-25 हज़ार रुपये खर्चा किया होगा, उसने अपनी गाड़ी के लिए खर्चा किया होता। तो इसलिए कि वो घूमने की दृष्टि से आ रहा है प्लस कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहा है, उसके लिए अगर वो किसी प्रकार से अप्रूवल नहीं होती है तो उसमें डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान रखा है कि वो, क्योंकि बेचारा वो 2 या 3 दिन के लिए तो आ रहा है, तो अगर 24 घंटे में जिलाधीश अगर उसको अप्रूवल नहीं देते तो डीम्ड अप्रूवल मानी जाएगी। ये व्यवस्था हमने टूरिस्ट के लिए की है, भविष्य में जो है वो अन्य लोगों के लिए भी हम इसमें सोच रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाना चाहे तो क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? यहाँ से जाने के लिए जो भी व्यक्ति, चाहे हिमाचल का है या कोई भी व्यक्ति है, अगर यहाँ से जाना चाहते थे, किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की अवस्था नहीं है, वो अपनी गाड़ी उठाए, किसी भी तरह से वो बाहर जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर फिर वापस हिमाचल में आना है तब रजिस्ट्रेशन की अवस्था ये है कि अगर आप यहाँ से जा करके किसी भी कार्य से, हो सकता है कि आपको यहाँ से जलंधर जाना है, यहाँ से आपको अम्बाला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, अपने कोई घर का काम कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय है आपका, या किसी मेडिकल रीजन से जा रहे हैं, चेकअप करने जा रहे हैं,
तो अगर आपको वापस आना है, आपको क्वारंटीन हम ना करें, इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन अवश्य है, ताकि हमें पता रहे कि आप 48 घंटे के भीतर हिमाचल के बॉर्डर से छोड़ने के समय आपको स्टैंप लगेगी, या हमारा QR कोड से स्कैनिंग होगी, और उसके फिर 48 घंटे के अंदर आ जाएगी, तो आपको किसी भी प्रकार की क्या नाम होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें अप्रूवल की जरूरत है? इसमें मेरा वही रहता है कि अगर वो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उसका प्रूफ रहेगा कि मैं आप जो रजिस्ट्रेशन करवा के गया था कि मैं फलानी तारीख का जाऊंगा, मैंने या तो PGI में जाना है, या मेरा कोई एग्जाम है, या मेरा कोई बिजनेस रिलेटेड कार्य है, या मेरा कोई और भी सरकारी कार्य, आप जाना चाहते हैं जाइए, और उसमें किसी मेरा रजिस्ट्रेशन कराना एक अलग प्रक्रिया है और एक्नॉलेजमेंट और अप्रूवल आना एक अलग प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से 2 दिन के लिए समझो चंडीगढ़ जाना चाहता है, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन के बाद अप्रूवल की वेट करेगा कि वो जा सकता है? क्योंकि आपके यहाँ पर जब आप रजिस्टर कराते हो तो एक मैसेज आता है कि आप जो है एक्नॉलेजमेंट के बगैर मत जाए। मेरा ये रहेगा आपसे, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि उसमें कोई ना कोई जो हमारी फील्ड है उसमें वो कोई ना कोई उसमें डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी, या तो आपने कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जाना है उसका पर वो क्लियर नहीं होगा, या आपका आधार नंबर नहीं दिया होगा, या मोबाइल नंबर नहीं, इसलिए अब वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली होगी। मेरा ये है कि जब अप्रूवल मिले तभी जाना चाहिए, अन्यथा आप वैसे भी चले जाएं तो आपको बॉर्डर में ज़्यादा लंबा समय लगाना पड़ेगा। हमारी तरफ से किसी को मना नहीं है, मतलब बाहर से भी आए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है कि मैं 48 घंटे के भीतर जाके आ रहा हूँ, वो प्रूफ के लिए तो आपको वो अप्रूवल चाहिए। अन्यथा आप जाएंगे, मान लो आप दिल्ली जाके आ रहे हैं 48 घंटे के भीतर, तो यहाँ पे आएंगे तो हम 14 दिन आपको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन रखेंगे। अगर आपने प्रूफ नहीं रखा है तो हम आपको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन रखेंगे। इसमें मानिए, यकीन मानिए, हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। हम आपकी सेफ्टी के लिए और आपके परिजनों के लिए और कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत जागरूक है, समझते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश जो भी इस प्रकार के कदम उठा रहा है, ये इसलिए उठा रहा है ताकि ये संक्रमण जो है कम्युनिटी में स्प्रेड ना करे, और किसी भी प्रकार की, आपने जैसे देखा है कि मोर्टेलिटी रेट जो है हिमाचल प्रदेश, जैसे पूरे हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष में अभी तक 65,000 के आसपास डेथ हो चुकी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश अभी लगभग 36 से 37 डेथ हुई है। वो भी डेथ जो जितनी भी हुई है वो केसेज हैं जिनमें कि या तो उनका रिनल फेलियर हुआ है, या कोई कोमॉर्बिड केस था, जिनके अन्य गंभीर बीमारी थी, उसके चलते हुए। अन्यथा हमारा रिकवरी रेट जो है ऑलमोस्ट जो है सभी लोग रिकवर हो रहे हैं। तो ये जो भी काम कर रहे हैं हम लोगों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। ओंकार जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में दहशत होती है कि मैं पता नहीं मैं कहाँ रहूँगा। खास करके अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनकी सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा इशू रहती है। क्या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से किसी भी व्यक्ति को डरना चाहिए? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सभी जिलाधीशों को आज भी सुबह 11 बजे से लेकर के लगभग 1:30 बजे तक हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है सभी जिलाधीशों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं चेयर करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी थे उसमें, हमारे मुख्य सचिव और सारे वरिष्ठ अधिकारी उसमें होते हैं। इसमें समय समय पर जो है इन सारी चीज़ों के बारे में दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में भी किसी भी प्रकार की क्वारंटीन है उसमें ये जो है सेफ्टी, वुमेन की सेफ्टी, यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हुई हैं जहाँ पे सिंगल लड़की भी जो है वो आकर के रही हैं, और उसकी जो है उनके लिए जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है। डरने की आवश्यकता नहीं है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति आए हैं उनको ये मान के चलिए कि जैसे कि आपको स्वयं उसमें रहना हो, तो उसमें साफ सफाई की विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो मुझे लगता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति को लगता है, क्योंकि वहाँ पे समय समय पे देखा था कि खाने का समय ये है, चाय का समय ये है, उस समय पे होता है। लेकिन कुछ लोग हमारे पास बहुत प्रकार के लोग आते हैं, कुछ लोग बहुत फिनिकी होते हैं कि हमें अभी ऑर्डर पे ये चाहिए, वो चाहिए, लॉन्ड्री के लिए चाहिए। ऐसे लोगों के लिए भी हमने व्यवस्था की है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो अपने तरीके से रहना चाहता है तो उसके लिए हमने पेड क्वारंटीन की व्यवस्था की है। हमने हर जिले में होटल चिन्हित किए हुए हैं। वहाँ पे अगर ऐसे किसी व्यक्ति को लगता है कि
कि यहाँ पे खातिरदारी अच्छी नहीं हो रही है, तो वो वहाँ पर के अपनी तरफ से पे करके हमने नॉमिनल चार्जेस जो होटल के साथ टाई अप किए हैं, तो वहाँ पे वो रह सकता है, लॉन्ड्री के लिए भी अपना वो दे सकता है और समय समय जब भी कोई ऑर्डर करना हो वो कर सकता है। हाँ, अब आपसे, क्योंकि आपदा प्रबंधन आपके पास है, बारिश मानसून का सीज़न हमारे सामने है, हिमाचल प्रदेश हमेशा से मानसून में बहुत क्षति उठानी पड़ती है हिमाचल प्रदेश को, इस बार क्या व्यवस्थाएं हैं, खास करके जब कोरोना भी चल रहा है, सोशल डिस्टेंस भी रखना है, मानसून भी सर पर है, एक्सीडेंट्स भी होंगे, सड़कें भी जाएंगी, क्या स्थिति है? और सेब, क्योंकि एग्रीकल्चर आपके पास है, तो सेब को मंडी तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था? मैं इसको, आपके दो प्रश्न हैं, इनको मैं अलग अलग से आंसर करूंगा। जहां तक मानसून का व्यवस्था का सवाल है, हमने 12 जून को जो है प्री मानसून की एक बैठक सभी विभागों के साथ, जिसमें कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसमें कि हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग भी थे, BSNL भी, अन्य जो भी है CWC भी था, उनके सबके साथ बैठक की थी और सबको कहा गया कि इस बार की जो मानसून है वो अलग तरीके से उसको हमने हैंडल करना है, क्योंकि ये पेंडेमिक चला हुआ है, ये जो हमारी कोरोना की महामारी का प्रकोप है, इसको अलग से करना था। तो उस समय हमें बताया गया कि मौसम विभाग के द्वारा बताया गया कि इस बार का जो मानसून है वो जो है सामान्य से अधिक रहेगा जी। और ये कहा गया कि जुलाई महीने में जो है वो 105 से 107% की बारिश हो सकती है, कि हमारा पिछले वर्षों का अनुभव था कि पिछली बार भी जब बहुत ज़्यादा एक दिन में बारिश होती थी तो हमारा बहुत नुकसान हुआ था, तो हमें उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके अनुसार तैयारी की गई थी। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि जून महीने में हमारा जो है -26% जो है बारिश हुई और जो कहा गया था जुलाई में 105 से 107% होगी, -21% जो है बारिश हुई। इसका मतलब है सामान्य से कम हुई। और ये हमें भगवान जी का धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम अगस्त महीने में हमारी +1% जो है मानसून रही। तो ओवरऑल जो है अभी तक 1 जून से लेकर के 31 अगस्त तक तो जो है हमारा जो है -16% जो है मानसून चली है। और इसमें जो हमारे बड़े ज़िले हैं जैसे चंबा है, उसमें -50% जो है बरसात हुई, बारिश हुई है, कम हुई है। केवल मात्र कुल्लू, बिलासपुर और 1-2 जिलों को छोड़ करके जहाँ पे सामान्य बारिश हुई, अन्य में सब में कम है। जहाँ तक नुकसान की बात है, इस बार भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी तक हमारी 167 डेथ इस मानसून के दौरान हुई है, जिसमें कि जो है रोड एक्सीडेंट 97 लोगों की डेथ हुई है और बाकी जो है अन्य कोई लैंडस्लाइड की वजह से, आगे बिजली की वजह से इस प्रकार की डेथ हुई है। हमारे काफ़ी मकानों को भी क्षति हुई है, काउ शेड भी गिरे हैं। ओवरऑल अभी तक हमारा लगभग 400 करोड़ का जो नुकसान जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है और उसकी रिपोर्टिंग दिन प्रतिदिन चलती आ रही है। तो ये तो एक मानसून की बात आती। दूसरी बात, आपका प्रश्न ये था कि एग्रीकल्चर को किस प्रकार से हैंडल किया है। जब महामारी स्टार्ट हुई थी तो अप्रैल के मई के महीने में हमारी जो हमारी फसल थी, जो रबी की क्रॉप थी, वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थी, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। हम लोगों ने स्पेशल रिलैक्सेशन देने के साथ साथ, क्योंकि मेरे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है और मेरे पास आपदा प्रबंधन भी है, सभी जिलाधीशों के साथ बैठक करने के बाद उनको और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को करके उनके लिए लेबर के एक इकट्ठा करना, क्योंकि सारे लेबर जो है माइग्रेट करके वापस अपने घरों को चले गए थे, तो उनके लिए मशीनरी को मूव करना, उनके लिए लेबर का इंतजाम करके हमने, लोगों को आशंका थी कि शायद ही हम रबी की क्रॉप को हार्वेस्ट कर पाएंगे। ये हमने ना केवल उसको हार्वेस्ट किया, लेकिन पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ, केवल मात्र हमारे पास FCI का एक जो है प्रोक्योरमेंट सेंटर में हमारा पोंटा में होता था, जिसके तहत जो है उसको हम जो है रबी के जो फसल थी उसको हम प्रोक्योर करते थे। इस महामारी के दौरान हमने 4 अन्य सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश में, ये 2 ऊना में, एक कांगड़ा में, एक मंडी में और एक अतिरिक्त जो है सिरमौर में खोला। और पहले वर्षों की तुलना में कहीं ज़्यादा अधिक हम लोगों ने जो है वीट की प्रिक्योरमेंट की। तो ये दर्शाता है हमारी फसल पहले की तुलना इस बार ज़्यादा हुई, हमने उसको ख़राब नहीं होने दिया, समय पे काटा और ये जो है प्रिक्योरमेंट भी उससे हुई कि किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि चेरी और ये हमारे बहुत सारे स्नो फ्रूट्स थे, इनका भी सीजन आ गया था। ज़्यादातर ये जो फ्रूट्स होते थे वो जो किसानों का डायरेक्टली
बाहर की मंडियों के साथ जो है वो कांटेक्ट होता था, वो अपन बेचते थे। लेकिन इस बार में कोई ना बाहर का व्यापारी आ सकता था, तो हमने इस बार, क्योंकि हमारे पास ये APMC जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मेरे अंडर आती हैं, उनको हमने एक्टिवेट किया। इस बार उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और ये सारी की सारी जो प्रोक्योरमेंट थी, ये सारी की सारी जो है हमारे इन मंडियों के माध्यम से हुई। और ना केवल हम लोगों ने उस सारे के सारे फ्रूटों को यहाँ पे, और जो हमारी एक्जॉटिक वेजिटेबल थी, और लगभग 8 से 10 लाख क्विंटल जो है सब्जियां जो हमने ना केवल मात्र यहाँ से दिल्ली की मंडियों में भेजी, पंजाब, हरियाणा, UP और जम्मू कश्मीर तक भेजी। तो और जो मटर के दाम जो हैं वो पिछले वर्षों की तुलना में लास्ट में हमारे कई गुना अधिक उनको ज़्यादा मिले। उसी प्रकार से लोगों को अगली चिंता थी कि सेब का क्या होगा। सेब में क्योंकि बहुत से इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है प्लकिंग के लिए, और उसके लिए माल ढुलाई के लिए ज़रूरी होता है। उसके लिए भी ना केवल हम नेपाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, बल्कि अन्य जो हमारे ज़िले हैं जिनके वहाँ से, जैसे चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, ऊना, बिलासपुर, यहाँ से लेबर को मोबिलाइज करके हम लोगों ने जो हमारे सेब के क्षेत्र है वहाँ पे भेजा। और आप देख ही रहे हैं कि बहुत ही अच्छा दाम मिल रहे हैं, और अभी तक जो सीजन मिल रहा है पिछले वर्ष की तुलना में ये बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ये प्रोड्यूस कम है, लेकिन दाम बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। ओंकार जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी आपके पास है, खास करके हम एग्रीकल्चर की बात करें, लेकिन फिलहाल आपदा प्रबंधन में जो सरकार ने काम किया है उसके लिए आप लोगों का तारीफ करनी पड़ेगी। दूसरी बात, लोग अगर हिमाचल प्रदेश आते हैं ज़रूर आएँ, क्वारंटाइन के कुछ नियम हैं उसका पालन करें, लेकिन अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।